बच्चों नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 47 है। इससे प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर में हमने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। बेटा थोड़ा सा उसको एक बार फॉर्मूला उसका एक बार और देख लेते हैं, फिर कल जहाँ पर छोड़ा था उससे आगे बढ़ाएंगे और फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये चुंबकन क्षेत्र था, ये निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र का मान था और ये निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता जिसे चुंबकशीलता भी कहते हैं। सबसे पहले इसे पढ़ा था। फिर सेकंड हमने पढ़ा था आई। आई होता है चुंबकन तीव्रता, नेट चुंबकीय आघूर्ण अपॉन कितना उसका आयतन है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी काई। काई होती है चुंबकीय प्रवृत्ति I अपॉन H। चौथी जानकारी हमने पढ़ा था बेटा म्यू, ये था B अपॉन H। ठीक है बेटा। पांचवी जानकारी हमने पढ़ी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। कल हमने यहीं छोड़ा था, तो इन चीजों को तो हमने पहले पढ़ भी रखा है। अब जहां से कल छोड़ा था उसके आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट पॉइंट था हमारा चुंबक की आपेक्षिक पारगम्यता। चुंबक, चाहो तो आप इसको पांचवा पॉइंट डाल दीजिएगा। लास्ट हमने चौथा पढ़ा था चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता भी कहा जाता है म्यू। ठीक है बेटा, और वो होता था म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। अब यहां से बढ़ाते हैं, इसको पांचवा नाम दे देते हैं चुंबक की। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसको बताया भी था आपको, चुंबक की आपेक्षिक पारगम्यता। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? म्यू आर से। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? माध्यम की पारगम्यता, आज मार्कर थोड़ा सा डार्क है, माध्यम की पारगम्यता में निर्वात की पारगम्यता, ये हो गई माध्यम की पारगम्यता और ये हो गई निर्वात की पारगम्यता। माध्यम की पारगम्यता में निर्वात की पारगम्यता का भाग देने पर प्राप्त राशि आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। क्लियर बेटा? अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये लिख कर रहना है, आपेक्षिक पारगम्यता किसे कहा जाता है। तो अर्थात आपेक्षिक पारगम्यता, रिलेटिव आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर इज इक्वल टू, आपेक्षिक को हमेशा म्यू आर से लिखा जाता है। जैसे एप्सिलॉन आर था वैसे यहाँ पर ये है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा उनको याद आ गया होगा। जैसे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर। तो देखिए बेटा, आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर इज इक्वल टू माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, अपॉन निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है बेटा, तो म्यू आर का फॉर्मूला हो गया म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। कई बार इसको म्यू एम न लिखकर डायरेक्टली म्यू भी लिखा जाता है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक है। चाहो तो म्यू एम लिख दीजिए मीडियम, ठीक है, और ये निर्वात। चाहो सिंपली आप म्यू भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अनुचुंबकीय के लिए कितना होगा, प्रति चुंबकीय के लिए कितना होगा, लौ चुंबकीय के लिए कितना होगा, उसके डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है, तो मैं यहां लिख देता हूं। पहला ए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर, ये आपेक्षिक पारगम्यता हो गया, म्यू आर का मान 1 से अल्प अधिक
एक से अल्प अधिक, एक से अल्प अधिक मतलब एक से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, जैसे 1.001, 1.002, एक से थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक से अल्प अधिक वह धनात्मक होता है, एक से अल्प अधिक वह धनात्मक होता है। किसके लिए बेटे? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में भी इसको याद करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ठीक है। जैसे कल भी मैंने आपको 3 वैल्यू बताई थी, काई की वैल्यू, आज म्यू आर की वैल्यू बता रहा हूँ, फिर इनको एक जगह कलेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। अभी आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, इस साल यानी 2020 और 21 आप जो परीक्षा दोगे 2021 में देंगे, 2021 की जो आरबीएससी का एग्जाम होगा उसमें आपका जो सिलेबस है वो लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। ये आपको नई जानकारी बता रहा हूं मैं, 30% सिलेबस आपका कम हो गया है। यानी आपकी जितने चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 17, इनमें से कोई भी चैप्टर ऐसे हालांकि हटाया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन हर चैप्टर में से कुछ पॉइंट आपके खत्म कर दिए हैं, यानी वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप जब आरबीएससी का राजस्थान बोर्ड का पेपर दोगे फाइनली 2021 में, तो हर सब्जेक्ट में 30% सिलेबस कम रहेगा, वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो अब इस चैप्टर में भी, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया, तो उसमें आपको कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ाया है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया, अब वो आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। तो जिन बच्चों ने उतार लिया कोई बात नहीं, आगे से, क्योंकि ये अभी 1-2 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, और इसका जो फाइनली आ जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी जो बातें पता लग रही है उसके अकॉर्डिंगली यही है कि 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है, और हर चैप्टर में से कुछ पॉइंट आपके हटा दिए गए हैं। जैसे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आता है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, तो वो भी बेटा यहाँ से हटा दिया गया है, फाइनली एक बार पता लग जाए। अब आपके मतलब जो बच्चे आगे पढ़ते हैं ना, उनको अब थोड़ा सा रुकना होगा, जो चीजें मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है, क्योंकि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। इसलिए आप जो बुक के आगे का भी चलते रहते, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो आगे का भी बेटा पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा रुक जाइएगा, उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ। बाकी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको वैसे ही करना है, ठीक है। मैं आपको बीच बताता रहूंगा क्या क्या आपके सिलेबस में आ गया और क्या क्या है। तो जैसे किन्हीं के कुछ बच्चों के भाई बहन होते हैं पिछली क्लास में, वो उनके रजिस्टर लेकर वो अपना पढ़ते रहते हैं, तो अब बेटा आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको 70% ही पढ़ना है, 30% आपका रिड्यूस हो गया सिलेबस, ठीक है। ये एक नई जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आइए देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से अल्प अधिक व धनात्मक होता है। दूसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है, तो लिख लेते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से अल्प कम, 1 से अल्प कम व धनात्मक होता है। दोनों कैसे याद रखोगे, अनुचुंबकीय के लिए 1 से ज्यादा होता है, जैसे 1.0005, ठीक है बेटा। मात्रकहीन विमाहीन तो है, क्यों है मात्रकहीन, क्योंकि म्यू आर इजिकल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसका मात्रक में इसके मात्रक का भाग लगाएंगे, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो यहाँ पर इसका मात्रकहीन और ये विमाहीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया 1.005, तो ये किसके लिए होगा, ये अनुचुंबकीय के लिए। क्यों, क्योंकि 1 से अल्प अधिक, 1 से ज्यादा है और थोड़ा ही ज्यादा है और धनात्मक है। अगर ऐसा लिखा होता 0.9995, तो ये क्या होता, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से अल्प कम, 1 से थोड़ा कम और धनात्मक होता है। बात क्लियर है बेटा। तीसरा देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है, तो देखिए बेटा, तीसरा सी, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से अत्यधिक अधिक होता है, 1 से अत्यधिक अधिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, इधर कहा जाए कि किसी चुंबकीय पदार्थ का आपेक्षिक पारगम्यता का मान 5000 है,
तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये अनुचुंबकीय तो होगा नहीं क्योंकि 1 से अल्प अधिक होता है, थोड़ा ही अधिक, 2 तक भी नहीं जाएगा, 1.005 1.008 इस तरह से। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए 0.9 की कैटेगरी का, और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए 1 से बहुत ज्यादा, तो ये 1 से बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़, आइए बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया है उससे ये संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न है 22 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर का चुंबकन, 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर का चुंबकन क्षेत्र एक लोहे की छड़ में, एक लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला, ये टी का मतलब यहां पर टेस्ला से है, 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो लोहे की छड़, तो लोहे की छड़, ये आपकी बुक का ही प्रश्न है। तो लोहे की छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करें, आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करें। तो देखिए बेटा किस तरह से सोल्व होगा आंसर इसका, देखिएगा इधर। सबसे पहले जो जो चीजें आपको गिवन है उनको लिख लीजिए। दिया है, क्या क्या दे रखा है, चुंबकन क्षेत्र का मान H का मान 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जाता है, कितना है 8 पाई मात्रा किसका, टेस्ला, उत्पन्न करता है। तो लोहे की छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए इधर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चुंबकीय पारगम्यता का, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, यानी म्यू इज इक्वल टू B अपॉन एच, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, इसको रहने दीजिए, ये देख लीजिए, म्यू इज इक्वल टू B अपॉन एच। ठीक है, ये चौथी डेफिनेशन थी, आप चाहो चेक कर लीजिएगा। तो यहां से म्यू का मान कितना हो गया, B का मान दे रखा है 8 पाई और H का मान दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 3। सो द वैल्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 4 पाई इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया माध्यम। मैंने बताया आपको, चाहो तो म्यू एम से लिखो या सिंगली अगर म्यू भी लिखा हुआ है तो वो मीडियम के लिए रहेगा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करें। तो हमने अभी अभी पढ़ा आपेक्षिक पारगम्यता का फॉर्मूला भी पढ़ा बेटा, आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। याद रख दीजिए, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, बेटे म्यू नॉट का मान सभी बच्चे जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -7, तो 10 की पावर 4। इसका मात्रक होता ही नहीं है, ये मात्रकीन विमाहीन है, तो आगे इसका मान 10 की घात 4। अब अगर ये पूछ लेता कि बताइए, यहाँ वैसे तो दे रखा है कि लोहे की छड़, ठीक है, अगर ये पूछ लेता यहाँ पर कोई पदार्थ बोल देता और पूछता कि बताइए कि ये कौन सी प्रकृति, इसकी क्या प्रकृति रहेगी, ये अनुचुंबकीय होगा या लौह चुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, तो आपको इस वैल्यू से बताना है। कैसे, अनुचुंबकीय के लिए म्यू आर का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्रतिचुंबकीय के लिए 1 से थोड़ा कम होता है 0.9 कैटेगरी में, और लौह चुंबकीय के लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा। ये 10 की घात 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, 10,000। ये 1 से बहुत ज्यादा है, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे थे, लेकिन वो विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध से रिलेटेड है, तो एक बार मैं सिलेबस में देख लूं कि वो है या नहीं है। अगर वो होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर उसके सवाल और करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा बेटा। अभी जितना मुझे पता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो टॉपिक है आपके, इस टॉपिक को भी नहीं हटा सकते, तो यहाँ जो लिख रहा हूं मैं, चुंबकीय
पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ये जरूर रहेगा, इसको हटा नहीं सकते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो बेटा एक साइंटिस्ट था फैराडे नाम का, उसने चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करा। उसने बताया कि कोई भी पदार्थ हो वो तीन ही कैटेगरी का हो सकता है। कौन कौन सा? या तो अनुचुंबकीय होगा, या प्रतिचुंबकीय होगा, या लौह चुंबकीय होगा। इसको उसने जो डिफरेंशिएट करा, उसने असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में उसकी गति या उसकी स्थिति से करा कि अगर आप अनुचुंबकीय को असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, अनुचुंबकीय पदार्थ को असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उसकी क्या पोजीशन रहेगी, फिर लौह चुंबकीय को रखोगे तो क्या उसकी स्थिति रहेगी, और इसी तरह से प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखोगे तो क्या स्थिति होगी। उसी चीज को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो देखिए वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व के कुछ गुण पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर चुंबकत्व के कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये बात लिखी मैंने यहाँ पर। आगे देखिए, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकित हो जाते हैं। इतनी बात हो गई। ठीक है, तो उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। ये हो गई बात। आपके मतलब की चीज अब आएगी, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया, प्रयोग आपके है नहीं, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व के कुछ गुण पाए जाते हैं। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, अब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अलग अलग बिहेवियर करते हैं, वो आगे देखेंगे हम, में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं। उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर, किसमें क्या गुण आता है, उस गुण के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, और वो है बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट है अनुचुंबकीय, सेकंड है प्रतिचुंबकीय, और तीसरा है लौह चुंबकीय। ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे मैंने पहले अनुचुंबकीय लिख दिया, फिर प्रतिचुंबकीय लिख दिया और लौह चुंबकीय लिख दिया। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है मैं पहले लौह चुंबकीय पढ़ा दूं, हो सकता है मैं प्रतिचुंबकीय पढ़ा दूं, हो सकता है पहले मैं अनुचुंबकीय कोई से पढ़ा दूं। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो थोड़ा गलतियां ढूंढते हैं। ठीक है, वो फिर बताएंगे मुझे कि सर आपने पहले अनुचुंबकीय लिख दिया था, पढ़ा आपने प्रतिचुंबकीय दिया था। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो बेटा, छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसको ऐसे पकड़े ना करें। तो आइए देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले अनुचुंबकीय लिखा है, तो किसी को भी ले लेते हैं अपन तीनों में से। तो फैराडे के प्रयोगों के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं? फैराडे के प्रयोगों के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो पहले प्रतिचुंबकीय ले लेते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे। तीनों में से एक ना एक की डेफिनेशन पूछी जाती है। ये मस्ट है कि प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय की डेफिनेशन पूछी जाएगी। क्लियर है? ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि फैराडे के प्रयोगों के आधार पर पदार्थ कितने भागों में वर्गीकृत किया। ये तो आपकी जानकारी के लिए है
कि फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा, वो थे प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय। क्लियर है बेटा? उनके अलग अलग गुण निकल कर आए थे जब उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और वो वहां पर भी असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में। ऐसे पदार्थ, इसको आपको इसी फॉर्म में याद रखना है, और ये आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिन्हें असमान, असमान का मतलब असमरूप, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता से, अधिक तीव्रता का मतलब जहां पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है। ठीक है बेटा? जैसे ये ऐसे अलग अलग है, ये इस तरह से असमरूप चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर बल रेखाएं पास पास है, यहां पर बल रेखाएं दूर दूर है, तो यहाँ की तीव्रता ज्यादा होगी, यहाँ की तीव्रता कम होगी। तो आगे लिखेंगे अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर, अधिक तीव्रता से, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर, वाले भाग की ओर, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, विस्थापित होते हैं। विस्थापित का मतलब बेटा शिफ्ट हो जाते हैं या खिसक जाते हैं। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में अधिक से कम तीव्रता वाले भाग की और विस्थापित या शिफ्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये गुण आ गया इसमें, विस्थापित होते हैं, अर्थात एक बार और अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित हो जाते हैं, अल्प चुंबकित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप इतनी राम कथा तो याद रखना मत, आप इतनी बातें ध्यान रख लेना कि अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं। एक तो ये अधिक से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित नहीं होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तभी ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और एक ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बेटा आप याद रखना, कॉपर है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जिंक है, इसका एग्जाम्पल H2 है, N2 है, Ag है, Au है, एटसेट्रा। इनमें से जितना भी आपको याद हो जाए वो आप ये ध्यान रखना। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, H2, N2, Ag, Au। ठीक है बेटा, ये इसका एग्जाम्पल है। कोई भी दो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्न यही आएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को परिभाषित कीजिए और कोई दो उदाहरण लिखिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ की स्टडी करेंगे। आज मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताई है बेटा, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है, तो जो वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाए उसी को आपको पढ़ना है। बुक आपके पास में पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगी, उसमें सब कुछ है, लेकिन उसमें से 30% आपका सिलेबस कम हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर वे में वीडियो लेक्चर ध्यान से आपको देखने हैं। मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके 2021 में बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके रिलेटेड होंगे उनको यहाँ पर बता देंगे, लेकिन उसके बारे में बता दूंगा कि ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।